हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम जावा के अंदर पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसका इसका जो नाम है पॉलीमॉर्फिज्म, इसी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पॉली वर्ड का मीनिंग होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। तो एक से ज्यादा फॉर्म्स होना, एक से ज्यादा रूप होना, तो ये बेसिकली मेथड के लिए है। मेथड का कहने का मतलब मेरा ये है कि जो फंक्शंस होते हैं क्लास के अंदर, उसके लिए ये टॉपिक बने हुए हैं। तो ये एक्चुअली क्या है ये हम आज डिस्कस करेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती है, कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको मैनेज करना है, ये सब चीज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्क्रीन में जैसे आपको दिखाई दे रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, पॉली का मीनिंग होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। तो एक से ज्यादा फॉर्म्स होना, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसका मेनली मीनिंग ये है कि नेम वन बट टास्क आर डिफरेंट इन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो नाम एक है बट उसके काम अलग अलग हैं, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। अब ये फंक्शन से कैसे रिलेट होता है ये हमें समझना है। तो इसके लिए आपको समझना होगा टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। टोटल 2 टाइप्स के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। सबसे पहला होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग, और दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग। अब ये मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। तो मेथड ओवरलोडिंग का एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि मोर देन वन फंक्शन विथ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स आर कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। एक से ज्यादा फंक्शन अगर आप सेम नाम का क्रिएट करते हो इन अ सेम क्लास विथ डिफरेंट पैरामीटर्स, इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं poly1। स्कैनर का यूज करना होगा, हमें कुछ यूजर से इनपुट लेना होगा, इसलिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे java.util को। सिंगल क्लास बनाना है, इनहेरिटेंस का कोई कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल एक ही क्लास बनेगा। PSVM बना दिया है और क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं, ABCDE, ये 4-5 जो भी वेरिएबल मैंने लिए हैं, अब इनका यूज करना है। तो एक फंक्शन बनाया मैंने जिसका नाम रखा है जैसे कि calc रखा है। इसके अंदर हम पैरामीटर्स यूज करते हैं। पैरामीटर्स मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आप यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। तो यहाँ पे हमने ले लिया x एंड y, 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, 2 पैरामीटर लिए हुए हैं। तो a के अंदर हम क्या कर रहे हैं, x और y का एडिशन कर रहे हैं सिंपल सा, और इसको प्रिंट कर देंगे कि एडिशन का जो आंसर आपको मिलके आया है वो है a। ठीक है, ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन हम बना रहे हैं, उसका नाम भी मैंने रखा है सेम calc, बट यहाँ पे मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं लिया है, इट इज 0। तो 0 पैरामीटर है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे यूजर से पूछना पड़ेगा। जब भी हम पैरामीटर्स रखते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो डेटा है x और y, ये यहीं पे डिक्लेयर हो गया है, और इसके अंदर जो डेटा आपको मिलने वाला है वो मेन से आने वाला है। ठीक है, तो और हम इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली अभी लिखने वाले हैं एंटर 3 नंबर्स। 3 नंबर्स हम यूजर से पूछने वाले हैं, और वो हमारा होगा एक तो b। अब स्कैनर हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, कर देते हैं। तो ये स्कैनर हो गया डिक्लेयर। अब यहाँ पे हम यूजर से डिटेल लेने वाले हैं, तो इंटीजर में हमने ले लिया पहले b के अंदर, और ऐसे ही दूसरा वेरिएबल c भी लिया है और d भी लिया है। तो 3 नंबर्स हमने यूजर से इनपुट ले लिया है, और e के अंदर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो b इंटू c इंटू d। ठीक है, और उसका जो भी आउटपुट आएगा वो हम प्रिंट कर देंगे कि प्रोडक्ट जो भी हमें मिलेगा वो है e।
अब एक और फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम भी सेम कैल्सी ही रख रहे हैं, लेकिन इसमें पैरामीटर हम एक ले गए, वो है p। तो मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, लाइक कुछ भी, जैसे कि s। अब यहाँ पे जो पैरामीटर है p, तो यहाँ पे हमें समझ जाना है कि p के अंदर जो डेटा आने वाला है वो मेन से आने वाला है, तो हमें यहाँ पे यूजर से इनपुट नहीं लेना है। तो हम इस p का स्क्वायर निकालने वाले हैं और फिर प्रिंट करने वाले हैं बस। स्क्वायर का आंसर आया है s। तो यहाँ पे हमारा फंक्शंस तो बन चुके हैं, मेथड्स बन चुके हैं। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास का नाम है पॉली, तो पॉली1, इसका नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट का p1 इक्वल्स टू न्यू पॉली1। अब ये जो ऑब्जेक्ट है p1, इससे हम फंक्शन कॉल करने वाले हैं जिसका नाम है कैल्सी। तो अब मैंने यहाँ पे इतना लिखा, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये तीनों कैल्सी हैं, तो कौन से वाले कैल्सी को ये एग्जीक्यूट करेगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे वो एग्जीक्यूट करेगा ये वाले कैल्सी को। क्यों? क्योंकि इसमें हमने ब्रैकेट में कुछ लिखा ही नहीं। जब फंक्शन कॉल करते हैं तो उस समय अगर हम ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं तो उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्या करते हैं हम? आर्ग्यूमेंट्स। इसको मैं कमेंट में लिख देता हूं, बट यहाँ पे मैंने कोई आर्ग्यूमेंट्स पास किया ही नहीं है। तो अब यहाँ पे दो पैरामीटर है, मतलब मुझे दो आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शंस वहां पे कॉल करने चाहिए थे। इसमें वन आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शंस कॉल होने चाहिए, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट कोई पास नहीं कर सकता। तो ये वाला जो है यही फंक्शन कॉल होगा और इसमें जो लिखा है वो रन होना चाहिए। 3 नंबर्स के प्रोडक्ट्स आने चाहिए। रन करके देखते हैं। 3 नंबर्स हम टाइप कर देते हैं हमारे हिसाब से कुछ भी, और उनका आ गया है प्रोडक्ट, जो कि एकदम सही आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया जैसे कि 8, सिर्फ एक नंबर लिखा, तो देखो वो अपने आप समझ गया p इक्वल टू 8, तो ये सीधा यहां जाएगा। यस, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक नंबर का पैरामीटर रखा हुआ है। तो 8 सीधा p में जाएगा और p इंटू p जो भी मल्टीप्लाई होगा, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, जो कि 64 आ जाएगा, स्क्वायर आ गया। और अगर मैंने यहाँ पे दो नंबर लिख दिया 8 और 5, दो नंबर, तो देखो यहाँ पे बता रहा है x5, इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू जाने वाली है। तो पहला नंबर जो मेरा 8 है वो जाएगा x को, और जो दूसरा 5 है वो जाएगा y को, और फिर वहां पे जो एडिशन परफॉर्म होगा, जो आंसर आएगा वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आंसर आता है 13। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका जावा का जो कंपाइलर है वो डिसाइड कर लेता है आपके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट के ऊपर कि आपने कितना आर्ग्यूमेंट लिखा है फंक्शन कॉलिंग करते समय। तो जितने आर्ग्यूमेंट्स लिखे होंगे उसके हिसाब से फंक्शन कॉल होता है। अगर आपने जैसे यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट लिख दिए 8, 5, 10, तो 3 आर्ग्यूमेंट मतलब 3 पैरामीटर्स होने चाहिए। यहाँ कहीं भी 3 पैरामीटर्स तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या दे रहा है? यहाँ पे दे रहा है एरर, क्योंकि उसको मैच ही नहीं मिल रहा है। तो कंपाइलर ने ये डिसाइड कर लिया कि ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, सो ये आपको एरर दे रहा है। तो कंपाइल टाइम ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है, इसलिए इसको कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इसके अंदर हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, और यू कैन से मेथड ओवरलोडिंग। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अब उसमें हम देखने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो इसका मीनिंग ये है कि मोर देन वन फंक्शन विद सेम नेम एंड सेम पैरामीटर्स बट इन डिफरेंट क्लास आर कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। तो आपका अगर आपने फंक्शन बनाया है एक ही नाम का फंक्शन और रिपीट किया आपने विथ सेम पैरामीटर्स बट नॉट इन सेम क्लास, इन अ डिफरेंट क्लास। आप डिफरेंट क्लास में बनाने मतलब इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो उसमें आप बना रहे हो, उसको कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग या फिर मेथड ओवरराइडिंग। तो एक एग्जांपल इसका जरूर देखेंगे। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। नाम दे देते हैं poly2। अब यहाँ पे हम ठीक है यूजर से पूछने वाले हैं, तो इंपोर्ट करेंगे java.util.star, और यहाँ पे हाँ थोड़ा इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे रीयूज करने वाले हैं हम लोग।
तो ध्यान से देखिएगा, मैंने नाम दे दिया यहाँ पे पेरेंट। ये नाम आप दे सकते हो, कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, और मैंने पहले भी कभी यूज नहीं किया है किसी और क्लास के अंदर, तो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली 3 वेरिएबल्स ले लिया है, XYZ, और एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम रखा है सम। अब यहाँ पे स्कैनर भी हमें तो चाहिए, तो हम यहाँ पे स्कैनर ले लेते हैं। दो नंबर हम यूजर से पूछेंगे, एक x के अंदर एंड एक y के अंदर। तो x y 2 वेरिएबल हमें मिल चुका है। अब इनका करना है सिंपल सा एडिशन, नथिंग एल्स, और फिर इसको हम प्रिंट कर देंगे कि आपका एडिशन का जो आंसर आया है वो है z। ठीक है, ये पहला क्लास का काम खत्म हो गया। अब दूसरा क्लास बना रहे हैं, इसका नाम रखते हैं हम चाइल्ड, और जो कि एक्सटेंड करेगा, इट मींस इनहेरिट करेगा पेरेंट को। इसके अंदर भी कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे a एंड b, 2 ही वेरिएबल लिया है मैंने। अब फंक्शन बनाया है वो भी सेम नाम का जो मैंने पेरेंट में बनाया है, सम। अब यहाँ पे भी हम डिटेल्स पूछेंगे, एंटर 1 नंबर, एक ही नंबर पूछेंगे। तो उसके लिए हमें अलग से स्कैनर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेरेंट क्लास में ऑलरेडी स्कैनर लिया हुआ है, तो वो यूज कर सकता है। अब b के अंदर क्या करना है, b के अंदर हम जो z हमें मिला हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा z, उसी का एडिशन हम यहाँ पे जो इनपुट करेंगे a का, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, और यहाँ पे आंसर आपको जो भी मिलेगा प्रोडक्ट में वो दिखा देंगे बी के अंदर। तो ये कुछ मैकेनिज्म हम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड का, ऑब्वियसली, और फिर उस ऑब्जेक्ट से हम फंक्शंस कॉल करेंगे। अब कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, सम। एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, PSVM, उसके बिना काम नहीं होगा ऑब्वियसली। हाँ, सो अब सोचने वाली बात ये है और जानने वाली बात भी यही है कि ये जो मैंने सम को कॉल किया है, तो ये दोनों सम में से किसको वो रिफर करेगा, कौन सा सम एग्जीक्यूट होगा, ये हमें समझना है। कुछ लोग कहेंगे ये होगा क्योंकि पेरेंट का क्लास को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, कोई बोलेगा चाइल्ड को होना चाहिए, चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बनाया तो चाइल्ड का ही फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो होगा तो यही, चाइल्ड क्लास का जो सम है वही कॉल होगा। उसका पीछे रीजन भी यही है कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है तो उसी के फंक्शन को कॉल वो पहले करेगा। तो क्या लगता है कि पेरेंट क्लास का भी फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली? नहीं, वो अपने आप कॉल नहीं होगा क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर होता तो टेंशन ही नहीं होता। बट मान लो ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म करना है, यही रिक्वायरमेंट है, तो हम जब इसको रन करके देखे तो ये 1 नंबर पूछ रहा है, तो मैंने लिखा 10, तो ये आंसर आ गया प्रोडक्ट। क्यों 0 आया? क्योंकि यहाँ पे आपने तो लिख दिया यहाँ पे 10, लेकिन यहाँ पे z तो मिला ही नहीं होगा कि ये फंक्शन जब तक रन नहीं होगा तो z मिलेगा ही नहीं। तो ये फंक्शन अगर रन नहीं हुआ, z नहीं मिला, तो वो उसने एज्यूम कर लिया 0 एंड दैट इज 0। तो यहाँ पे 10 into 0 हो गया, तो आंसर आ गया 0। तो यही चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आप समझिए। आपको कॉल तो यही करना है, अब इसके अंदर से इसको कैसे कॉल किया जा सकता है ये समझिए। तो यहाँ पे आप वापस सम तो कॉल नहीं कर सकते क्योंकि खुद को ही कॉल कर देगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सुपर, क्या लिखना होगा, सुपर डॉट सम। तो सिर्फ सम लिखोगे तो वो खुद के ही फंक्शन को वापस कॉल कर देगा और इससे हो जाएगा ये इन्फिनिटी चला जाए। तो पेरेंट क्लास के, इमीडिएट पेरेंट क्लास के फंक्शन जो कि सेम नाम से है सम, उसको कॉल करने के लिए आपको लिखना होगा सुपर, फिर डॉट लगा के सम लिख दीजिए, तो पेरेंट क्लास के सम को कॉल कर देगा। और ये हमने इस फंक्शन के एकदम बिगिनिंग में लिख दिया है।
तो बिगनिंग में लिखने का पीछे रीजन यही है कि पहले आप ये फंक्शन को सॉल्व करेंगे, खत्म होने के बाद ही इस फंक्शन का जो भी पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो रन करके देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। यहाँ पे अभी 2 नंबर पूछ रहा है, मैंने 2 नंबर कुछ टाइप कर दिए हैं, तो उसका एडिशन आ गया 71। अब मैं 10 टाइप कर रहा हूँ, तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 71 इंटू 10 और आ गया 710। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जब पेरेंट और चाइल्ड क्लास में सेम नाम का फंक्शन बना रहे हैं, सेम पैरामीटर्स हैं, तो उसको कॉल करने का तरीका आपको सुपर से ही मिलेगा। तो यही चीज बताई हुई यहाँ पे कि एक ही फंक्शन अगर सेम नाम से बनाते हो एंड सेम पैरामीटर बनाते हो और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में बनाते हो, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट क्लास में बनाते हो, तब आपको ये मेथड ओवरराइडिंग द कॉन्सेप्ट यूज करना है। So these are the 2 questions which you have to solve। और ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। तो चारों क्वेश्चंस को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। ये चारों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट हो तो जरूर पूछना है और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।